नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल लाभार्थी चेतना इस कदर बढ़ी हुई है कि हर राजनीतिक दल मतदाताओं को कमोडिटी समझने लगा है। मतदाताओं को, वोटर्स को उपभोक्ता समझने की मानसिकता लोकतंत्र को भीड़ तंत्र और चुनाव तंत्र में तब्दील करने का सबसे बड़ा कारक बनती जा रही है, सबसे बड़ा फैक्टर बनती जा रही है। और अब बिहार भी इससे अछूता नहीं लग रहा। इस देश में वोटर्स को लाभार्थी बनाने की शुरुआत रमन सिंह और नवीन पटनायक जैसे मुख्यमंत्रियों ने की थी। उसके बाद इस फॉर्मूले को एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले के तहत दिल्ली में, मध्य वर्ग की राजधानी कहे जाने वाले दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने अपनाया। और फिर उसके बाद देखते ही देखते ये पूरे देश का मॉडल बनता चला गया। एक जमाना था जब एनटी रामाराव के 2 रुपए किलो चावल की घोषणा ने उन्हें सत्ता में ला दिया था, लेकिन उसके बाद किसी ने लाभार्थी चेतना जैसे शब्द का न तो इजाद किया और न ही वैसे प्रयोग को प्राथमिकता दी। लेकिन एनटी रामाराव का युग बीतने के तकरीबन दशक भर बाद रमन सिंह ने इस फॉर्मूले के सहारे इस देश की राजनीति को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। लेकिन अब ये लाभार्थी चेतना वाली बीमारी कहें या जो कहें, ये अब बिहार पहुंचती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कभी विपक्ष परिवर्तन होता है तो विपक्ष में बैठ जाते हैं, कभी विपक्ष परिवर्तन होता है तो डिप्टी सीएम बन के बैठ जाते हैं। उन तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने की घोषणा की है, यदि वो सत्ता में आए तो। साथ ही हैंडीकैप यानी दिव्यांग लोगों की पेंशन भी 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब में आपने देखा कि किस प्रकार से वोट खरीदने की मानसिकता के तहत वोटर्स को कमोडिटी समझकर रेवड़ियां बांटने का काम शुरू हुआ। तो क्या इस रेवड़ी कल्चर में मंडल चेतना, जो बिहार में किसी भी रेवड़ी कल्चर पर भारी रही है, और कहा जाता रहा है कि बिहार के वोटर्स को पैसा देने का जोखिम लेना भारी, बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, क्योंकि बिहार के वोटर्स पैसा लेने में पीछे नहीं रहेंगे, ऐसी मानसिकता राजनीतिक दलों के बीच रही है कि पैसा लेने में भी पीछे नहीं रहेंगे और पैसा लेने के बाद करेंगे वही जो उन्हें सूट करता है, उनकी राजनीति के हिसाब से, उनकी जातीय सामुदायिक और चेतना के हिसाब से, उनकी वर्गीय चेतना के हिसाब से जो सूट करता हो वही करेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव ने बाधा का अंदाजा लगाए बिना छलांग मार दी है? चलते हैं इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे सीधे हम आपसे सवाल जवाब के सिलसिले पर आते हैं। ऋषि जी, पहला सवाल आपसे यही है कि बिहार का वोटर, जिसके बारे में माना जाता है कि बिहार में पैसा हो या जो चीज बिहार में अब बैन हो चुकी है वो चीज प्रोवाइड कर दी जाए, लेने में पीछे नहीं रहेगा, लेकिन वोट वो वही देगा जहां उसकी राजनीतिक चेतना, जहां उसके जातीय और सामुदायिक आग्रह वोट देने के लिए विवश करेंगे, वो वहीं जाकर वोट देगा। राजनीतिक तौर पर बिहार को बहुत कॉन्शस माना जाता है। यही कारण है कि सांप्रदायिकता की अफीम बिहार उस ढंग से सूंघ नहीं सका, जिस कारण बिहार अब तक भगवा रंग में नहीं रंग पाया। अब तेजस्वी यादव लाभार्थी चेतना के सहारे क्या उसे आरजेडी के रंग में रंग पाएंगे? देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो मानना होगा कि तेजस्वी यादव ने जो माई बहन सम्मान योजना का जो जैसे ही घोषणा किया है, तमाम जो विपक्षी पार्टी, खासकर जो एनडीए खेमा है, उसमें तो खलबली जरूर मचा दी है। अब इसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन हर चुनाव में जिस प्रकार से राजद और तेजस्वी यादव एक नैरेटिव बनाने में सफल रहे हैं, हालांकि कुछ अलायंस पार्टनर के परफॉर्मेंस के कारण वो नैरेटिव उतना सक्सेस नहीं हो पाया। आपने आपने देखा होगा कि 2020 विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने नौकरियों का वादा किया था, 10 लाख जॉब की उन्होंने जो बातें कही थी, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट इतना पड़ा कि राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, हालांकि कांग्रेस का वो परफॉर्मेंस नहीं रहा। यदि कांग्रेस जितने सीटों पे चुनाव लड़ी, 70 सीटों पे चुनाव लड़ी, यदि कांग्रेस 50% भी परफॉर्म करने में सफल होती तो आज आज महागठबंधन सत्ता में कहीं ना कहीं होती। तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और आपने देखा भी है, मध्य प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सत्ता में रिटेन हुई है, उसमें लाडली बहन योजना का कितना बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। महाराष्ट्र में देखिए इसी प्रकार का योजना का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। झारखंड में देखिए माई सम्मान योजना,
हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाया गया था ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो ऐसे योजनाओं का इम्पैक्ट पड़ता है, और सिर्फ इसलिए कि तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है तो तेजस्वी यादव को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार की परिपाटी इन दिनों राजनीति का एक कल्चर बन गया है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल से लेके बीजेपी से लेके कांग्रेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब चुनावी समर में जाते हैं तो इस प्रकार का वादा जनता से करते हैं। लेकिन अब इससे वर्तमान सरकार पे कहीं ना कहीं जो बजट आने वाला है बिहार में, उसमें वर्तमान सरकार के मुखिया, वर्तमान सरकार पर यह दबाव बनेगा कि इस काउंटर का, इस नैरेटिव का काउंटर क्या सरकार पेश जनता के बीच में करती है। जी, अब देखिए एक इसमें बुनियादी फर्क है ऋषि जी। तेजस्वी यादव के साथ क्या है कि तेजस्वी यादव नए तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव की इस मामले में उनकी ईमानदार पहल पर हमें भरोसा है, इसलिए कि उन्होंने सब नौकरियां देने का वादा किया। आवाज आ रही है, वो कर लीजिए म्यूट। जी जी जी। तेजस्वी यादव ने नौकरियां देने का वादा किया, और जब तेजस्वी यादव ने नौकरियां देने का वादा किया और 20 महीने बाद वो सत्ता में आ गए, विपक्ष की जगह सत्ता में, तो नीतीश सरकार ने नौकरियां खोली भी। अब सवाल ये उठा, तेजस्वी यादव के दबाव में खोली या अपने मन से खोली, ये सवाल अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाने। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि राष्ट्रीय जनता दल का नया नेतृत्व आगे देखना चाहता है, तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ 15 साल का बैगेज भी चलता है, 2000 से 2099 सॉरी 90 से 2005 के बीच का, और उस बैगेज को लेकर के भी चलना होता है राष्ट्रीय जनता दल को। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की परिस्थिति में जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसमें एक चीज और जुड़ जाती है, वो क्या है कि अब तक इस योजना को सफल होते हुए किसने देखा? मैं आपके सामने सिलसिलेवार 3-4 उदाहरण देता हूं। रमन सिंह सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने चावल वाले बाबा की छवि बनाई, नंबर एक। केजरीवाल 48 दिनों के लिए सरकार में आए और 48 दिनों में बिजली पानी फ्री किया, 200 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी महीने में वो फ्री किया। उसके बाद आप देखिए शिवराज सिंह चौहान सत्ता में थे, सत्ता में रहते हुए उन्होंने लाडली बहना शुरू किया, और उसी योजना का की नकल आपने देखी वहां पर महाराष्ट्र में। अब सवाल उठता है कि किसी ने वादे के आधार पर कि हम ये देंगे और उसने सत्ता हासिल की हो, ऐसा उदाहरण मेरी नजर में सामने नहीं आया। तेजस्वी यादव के सामने ये चुनौती है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है वादे हैं, वादों का क्या। वादों के सहारे, क्योंकि जो वादा वो करेंगे नीतीश कुमार तत्काल रूप से लागू कर देंगे, 2 महीने 3 महीने पहले से देना शुरू कर देंगे, लोगों को दिखने लगेगा कि अरे ये तो दे भी रहे हैं। जनता उस पे वादे से ज्यादा, मोदी जी ने, अच्छा वादों की स्थिति खराब किसने की? 15 लाख की बात करके नरेंद्र मोदी ने खराब की 2013-14 में, फिर बाद में अमित शाह जी ने कह दिया कि वो तो जुमला था 15 लाख वाला। तो अब वादों के ऊपर जनता भरोसा करेगी, ये सवाल है। क्या तेजस्वी यादव इस परिस्थिति से निकल पाएंगे, पुराने बैगेज से और वादों से? देखिए 2-3 बातें हैं। आपने कहा कि तेजस्वी यादव के वादों पे जनता क्यों भरोसा करेगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है उससे सरकार पर तो दबाव बनेगा। जो आगामी आने वाला जो बजट है उसमें क्या इसके काउंटर में नीतीश सरकार क्या डिसीजन लेती है। चर्चा ये है कि 1500 रुपया देने की बात चल रही है। जो वृद्धा पेंशन योजना जो चल रहा है, 400 रुपया दिया जाता है हर महीने, उसको बढ़ाने की बात चल रही है। तो प्रेशर तो उन्होंने बिल्ड किया ना, एक नैरेटिव बनाने में सफल रहा है कि नहीं सफल रहा। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि जनरली जो देते हैं उस पर लोग भरोसा करता है, और जो देंगे उस पर कम भरोसा करता है। आपने महाराष्ट्र में देखा ना कि एकनाथ शिंदे ने एक मुश्त 7,000 रुपया लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। कांग्रेस ने उससे अधिक वादा किया था कि हम आएंगे तो ये देंगे, लेकिन जो देने वाले हैं उस पर लोग अधिक भरोसा करते हैं। लेकिन माई बहन मान योजना की जैसे ही घोषणा हुई है, तो क्या नीतीश कुमार इसके काउंटर में ऐसा कोई निर्णय लेने जा रहे हैं? क्या जैसा तेजस्वी यादव ने कहा उसी प्रकार से बिहार सरकार 2500 माई बहन मान योजना के तहत लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? तो ये दबाव तो उन्होंने बनाने में दबाव यदि वो
नीतीश सरकार फैसला लेती है तो तेजस्वी यादव तो ढोल पीटेंगे ना कि भाई हमारे प्रेशर में ही इस सरकार ने फैसला लिया है, इससे पहले कोई फैसला लिया था क्या? तो चुनाव में एक नैरेटिव गढ़ना और एज लेना एक बड़ी बात है। और यदि सरकार इस चीज को लागू करती है तो तेजस्वी यादव ये कहने में जरूर सफल रहेंगे कि देखिए मेरे कारण ही सरकार ने ये डिसीजन लिया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था तो नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था? उस समय नीतीश कुमार और ये जेडीयू बीजेपी की सरकार थी कि ये तेजस्वी यादव पैसा अपने बाप के घर से लाएंगे, यही ना कहा था। और जब 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 इक्वेशन बदला, उसी नीतीश कुमार के साथ जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे तो लोगों को नौकरी दिया ना नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार उसी चीज को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने इतना नौकरियां दी है बिहार की जनता को, और उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव भी लेते हैं कि भाई जब हम ये कहते थे तो कहते थे कि पैसा अपने बाप के घर से लाओगे जी। तो अच्छा, एक नैरेटिव देखिए इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपसे कि आप बिहार को हमसे बेहतर समझते हैं, लेकिन कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन एक नैरेटिव बनाने में तेजस्वी यादव जरूर सफल होते हुए दिख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि तमाम नेताओं का बयान देख लीजिए। चिराग पासवान एक नेता ने तो यहाँ तक कहा कि इनके माता पिता ने जनता की माई बहन किया था, अभी बेटा भी माई बहन कर रहे हैं, उनके योजनाओं का खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्योंकि इस योजना का नाम तेजस्वी यादव ने दिया है माई बहन मान योजना। उसके काउंटर में नेता लोग ये तर्क दे रहे हैं कि 15-20 सालों का जो जंगल राज था उसमें इनके पिता और माँ ने तो जनता का माई बहन कर ही दिया था, अब ये भी माई बहन करने जा रहे हैं। तो काउंटर में जो भी कहा जाए रिएक्शन तो आ रहा है ना। जी ऋषि जी म्यूट की सवाल। दरअसल एक बड़ा सवाल इसमें ये उठता है, मुझे याद है, म्यूट कीजिए, एक मुझे याद है ऋषि जी कि 2010 का विधानसभा चुनाव था और 2010 के चुनाव में लालू यादव ने साइकिल योजना जो नीतीश कुमार की चली थी, साइकिल योजना स्टूडेंट्स को, उसके लिए लालू यादव ने कहा था कि हम स्कूटी देंगे, अपनी चुनाव सभाओं में कह रहे थे स्कूटी देंगे। मैं अपने होम टाउन में एक चुनाव सभा में मौजूद था, नीतीश कुमार के घर के बगल में हो रही थी, भीड़ में मैं भी था, स्टूडेंट था तब। और वहां नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं, वो बड़का घर बार बार जाते हैं, घूम के आते हैं, उनको पता होना चाहिए कि अंडर एज को स्कूटी चलाने का लाइसेंस नहीं मिलता है। स्कूल जाने वाले बच्चा सबको भी अपनी ही तरह हमारे बड़े भाई यानी लालू यादव बड़का घर का दर्शन कराना चाहते हैं। बड़का घर यानी लाल घर, जेल, अंडर एज अगर गाड़ी चलाएगा बिना लाइसेंस के तो लोग खूब हंसी उड़ाते थे और खूब ताली पीटते थे। अब ये पैसा वाली बात पर तो कोई ताली नहीं पीट पाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव की जो भूमिका रही है, आप ठीक है, लालू यादव ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाया, लेकिन इस बात के लिए लालू यादव को माफ नहीं किया जा सकता कि लालू यादव के समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई थी और वही तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहा है। बिजली, सड़क अता पता नहीं था। अब की जो परिस्थिति है, नए जमाने की राजनीति में पैसा दे करके जो काम नीतीश कुमार महादलित मिशन, अति पिछड़ा, इन सब के माध्यम से कर रहे हैं, सवाल घूम फिर कर वही आता है कि क्या तेजस्वी यादव MY समीकरण में जो खुद ही दरकता हुआ दिख रहा है, बेलागंज में भी दरक गया और वहां तो पूरी तरह दरक गया। आप देखिए क्या नाम है, रामगढ़ में। अब पहले उसे बचाने पर ध्यान देंगे या उससे आगे लाभार्थी के सहारे वोटर जोड़ने पर ध्यान देंगे? क्या प्राथमिकता होगी राजद की? देखिए आपने शुरू में जो एक पॉइंट रखा था उससे मैं सहमत हूं। देखिए तेजस्वी यादव तमाम नैरेटिव बना ले, उसका फायदा भी होता हुआ दिखता है उनको, लेकिन जो लालू राबड़ी का रिजीम का जो लेगेसी है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये चीज समझने की जरूरत है। और 2020 के विधानसभा चुनावों के तमाम फेजों को आप एनालिसिस करेंगे तो दो तीन जो फेज थे उसमें महागठबंधन को एज था, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी 3 फेज में चुनाव हुआ था, पहले फेज में एज था जी, 3 फेज में चुनाव हुआ था, पहले फेज में एज था। हाँ, तो जैसे ही नरेंद्र मोदी ने जंगल राज ये तमाम चीजों का जिक्र करने लगे और उसके बाद खुद तेजस्वी यादव से एक मिस्टेक हो गया, बाबू साहब वाला बयान,
कि तो ये जो मतलब लेगेसी है लालू और राबड़ी का के टाइम का जो लेगेसी है उसको ये कितना काउंटर कर पाते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव ए टू जेड की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ए टू जेड की राजनीति क्या धरातल पे दिखता है? आपके संगठन में दिखता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिखता है। ठीक है, आपके आपके जो किचन कैबिनेट में 2-3 ऐसे लोग हैं जो ए टू जेड का मिश्रण वहां देखने को मिलता है, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो, जगदानंद सिंह हो, चाहे वो पटना वाले जो उद्योगपति हैं उनको आपने राज्यसभा में भेजा है, या ये झा साहब है, मनोज झा है। लेकिन क्या धरातल पे ए टू जेड की जो आपने परिकल्पना की है, जनता को एक सपना दिखाने का काम किया, क्या वो धरातल पे एग्जीक्यूट होते हुए दिखता है? संगठन में दिखता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिखता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने प्रयोग किया कुशवाहा समाज को अटैक करने के लिए, जो एनडीए का एक तरह से कोर बैंक है, उसको तोड़ने का प्रयास किया, कुछ हद तक सफल भी रहे। तो इन चीजों को देखना होगा। चुनाव में एक ही कोई विषय जो है अहम रोल अदा नहीं करता है, उसमें उसमें उस रोल का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन जीत में तमाम चीजों की भी जरूरत पड़ती है। अब देखिए इस माई बहन मान योजना का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन एक बात तो मानना होगा अभिषेक जी, जैसे ही तेजस्वी यादव ने इस योजना की घोषणा की है, एनडीए में तो कम से कम खलबली मचा दिया है। आप खलबली मचाने की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। और मैं तो स्कूल में पढ़ता था, स्कूल से नहीं, मैं पार्ट 1 में आ गया था। अपने होम टाउन में मोतिहारी में एक साउथ की कंपनी आई, एक गोदाम नुमा घर में जगह ले लिया, और लोगों को ऑफर क्या दिया जाता था कि आप एक निश्चित राशि, कोई भी सामान, टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल उस समय नया नया आया था, ये सब चीजें हो, नोकिया का मोबाइल, ये सारी चीजें के लिए आधा दाम जमा कीजिए और 15 दिन बाद आधे दाम पर सामान ले जाइए। सामान तुरंत नहीं मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा। कुछ लोगों ने पहला लॉट उठा लिया, किसी ने टीवी लिया, किसी ने साइकिल लिया, किसी ने वॉशिंग मशीन लिया। मेरे एक चाचा भी गए उसमें कि हम भी कुछ ले लेते हैं। मुझे भी के बोले चलने के लिए, देखने के लिए, मैं भी गया देखने। मुझे लगा कि ये फ्रॉड का खेल है। चाचा को मैंने मना किया कि आप मत लगाइए इसमें पैसा। उन्होंने पैसा लगा दिया। क्या लगाया? तो 12,000 रुपए में टीवी आती थी उस समय, बीपीएल वगैरह की, वो 6,000 रुपए में मिल जाएगी, तो 6,000 रुपए लगा दिए। 3 दिन के बाद अब मेरे पापा ने भी कहा कि हम भी नहीं नहीं, सुनिए तो सही। जिस दिन मैं गया था उस दिन चाचा के साथ गया था, उस दिन वहां बताया जा रहा था कि यहाँ पर अब अगले दिवाली वाले लॉट में मारुति आने वाला है, हम लोग से आधा दाम पर। देखिए वो भीड़ बढ़ती जा रही है। उसके बाद मेरे पापा 2-3 दिन बाद गए, पापा गए देखने की कौन है आधे दाम पे दे रहा है। तो वहां गए तो जिसके घर में वो पूरा गोदाम खुला हुआ था, दुकान नुमा गोदाम, उसके घर का खिड़की दरवाजा लोग तोड़ रहे थे। कंपनी भाग चुकी थी पैसे लेके। पहले लॉट में कुछ सामान दे दिया जो लोग बुक कराए थे, उसके बाद मोटा अमाउंट लेके कि अब तो मारुति भी आने वाला है, ज्यादा लोग आने लगे तो लेके भाग गई थी। तो भारत में लाभार्थी चेतना में फंसे हुए लोगों को, वोटर्स को, चाहे किसी भी दल की लाभार्थी चेतना हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट का ठेका किसी और को, हाईवे का टोल किसी और को, सीमेंट फैक्ट्रियां किसी और को, किसानों का सेब उसकी मार्केटिंग का जिम्मा किसी और को। ये सब आपको एक लाभार्थी बना करके पूरे देश से इतनी बड़ी चीजें उठा करके दी जा रही है, लेकिन वोटर समझ नहीं रहा है। और इसमें सभी दल समान रूप से भागीदार है, किसी एक दल को नहीं कह सकते कि तेजस्वी यादव ही दोषी है, वो तो देखा देखी कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो कर रहे हैं वो आप देखिए किस रूप में हो रहा है। तो क्या बिहार का वोटर जो राजनीतिक तौर पर जागरूक है, कहा जाता है कि वोट और बेटी दोनों हर हाल में जाति को जानी चाहिए, जाति को नहीं तो जातीय समीकरण के अनुरूप लगने वाली जाति को जानी चाहिए, ये कहावत है बिहार में। इस कहावत में चेतना कितनी काम करेगी? अब चेतना क्या है, आप देखिए, मैं आज ही आपसे सुबह में डिस्कशन कर रहा था, पंचायती राज विभाग का एक मामला आया है। जो गांव में सोलर लाइट लगता है उसका उसका जो मार्केट वैल्यू है 17,000 समथिंग रुपया है, और राज्य सरकार उसको यानी पंचायती राज विभाग जो है 30,000 समथिंग रुपया में खरीद रही है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा ये बंदरबाट है पैसों का।
आज दैनिक भास्कर ने इस पर विस्तृत से खबर छापी है। जी कम से कम मैं यदि आप मेरी बात मानेंगे तो इस कम से कम जनता के अकाउंट में डायरेक्ट तो पैसा जा रहा है कम से कम अभिषेक जी। ये नेता लोग जो है चूहे से जो बिलार हो रहे हैं उससे तो अच्छा है। आप बता दीजिए ना, 17,000 का सोलर लाइट ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है, कहीं किसी के पैरवी की जरूरत नहीं है, कहीं किसी विधायक एमपी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, कहीं किसी मंत्री मुख्यमंत्री की सिफारिश की जरूरत नहीं है। जाइए 17,000 पे कीजिए और सोलर लाइट लाइए अपने घर में लगा लीजिए। अब राज्य सरकार पहली पंचायती राज विभाग जो अनुशंसा की है वो 30,000 समथिंग का है, तो ये 13,000 समथिंग पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है भैया? उससे अच्छा तो है कि भाई 2,500 रुपया डायरेक्ट उस गरीब वृद्ध माँ के अकाउंट में जाएगा। ये चेतना सरकार की कहां मर गई है? चाहे वो किसी की सरकार के रिजिम में हो, हर सरकार में ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। आज का दैनिक भास्कर, मैं तो दर्शकों को कहूंगा, आज का दैनिक भास्कर यदि बाहर के रहने वाले हमारे जो दर्शक हैं ऑनलाइन जाके दैनिक भास्कर में पढ़े आज कि क्या ऐसे पंचायती राज विभाग में लूट खसोट चल रही है। क्या विभाग के जो एसीएस है, विभाग के जो मंत्री है, सरकार को इस डेवलपमेंट की जानकारी नहीं है? आप चेतना की बात करते हैं। आप चले जाइए बिहार के किसी हॉस्पिटल में, करना है आंख का ऑपरेशन कर देंगे, पेट का ऑपरेशन करना है, पेट का ऑपरेशन कर देंगे, हाथ का ऑपरेशन। चले जाइए आईसीयू सीसीयू का व्यवस्था देख लीजिए जाके, कैसे थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी को ठेका दिया जाता है, और ठेका किस बड़े नेताओं के पत्नी भाई बहन के नाम पे होता है। लूट देखना है तो आइए ना बिहार, देखिए ना कैसे लूट होता है, चाहे वो किस विभाग का आप नाम लेना चाहते हैं, हर विभाग में लूट है जी। अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा था कि जो स्कूलों में ये क्या कहते हैं, कौन सा होता है जिससे बहुत डीपली पानी आता है, कौन सा उसको पंप बोलते हैं, सबमर्सिबल। अभी जो एमएलसी जो चुनाव जीता है वो ब्रजवासी ने केस किया था मुजफ्फरपुर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों पे कि इसका जो रेट मार्केट रेट है 80-90 हजार कितना है, आप ले रहे हैं उससे तिगुना दाम ले रहे हैं। ये पैसा किसके जेब में जाता है? उससे अच्छा तो कम से कम लाभार्थी में कम से कम उस गरीब लोग जिनके शरीर पे सही से वस्त्र नहीं है, जिनके पेट में सही से दाने नहीं है, जिसके सर के ऊपर सही से छत नहीं है, उसके अकाउंट में तो 2,500 कम से कम जाएगा। जो नेता का बेटा इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ता है, अब बरबरी का टी शर्ट पहनता है, अमेरिका में बिल्डिंग है, हार्वर्ड कहाँ पढ़ता है, उससे तो अच्छा है कम से कम कि गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे जाएंगे जी। क्या मेरे बात से आप सहमत है कि नहीं सहमत है, बताइए। नहीं, निश्चित तौर पे सहमत है ऋषि जी। मैं तो मानता हूं कि ऐसा कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप जो पैसा अनुशंसा होता है जिस विभाग के लिए, उसका सही ढंग से एग्जीक्यूट होना चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो। आप देखिए एक एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मैं सिद्धार्थ जी को कहना चाहूंगा, मैं सुनील जी को कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा, एक एक बीओ आपका ये क्या कहते हैं, कौन सीरीज का स्कॉर्पियो आया नया वाला, एक क्लास कौन क्लास का स्कॉर्पियो आया पता भी नहीं हमको, उस स्कॉर्पियो से घूमता है। क्या 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 सिद्धार्थ जी को नहीं मालूम है? क्या शिक्षा मंत्री को नहीं मालूम है? एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 25 लाख के गाड़ी से चलता है, कहां से पैसा आता है? ऋषि जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अब ये बताइए कि जो बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या बिहार की परिस्थितियों में, मैं एक बहुत बुनियादी सवाल आपके सामने रखता हूं। बिहार में कहा जाता था पहले, राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण को कहा जाता था कि ये सरकारी जाति है, ये जहां अपना कैंडिडेट देखते हैं भाग जाते हैं। 15 साल सत्ता में रहने के बाद फिर 20 साल से सत्ता से वंचित हो चुका राष्ट्रीय जनता दल के का कोर वोटर भी, यानी यादव समुदाय भी सरकारी जाति वाली मानसिकता में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण से कंपीट करता हुआ दिख रहा है। कंपीट इस मामले में कर रहा है क्योंकि देखिए जाके वहां उसकी जाति का कैंडिडेट मिला तो जाकर के अशोक यादव को वोट दे आता है। मधुबनी में बसपा का लगा कि जीत सकता है तो 1200 वोट से वहां भाजपा जीती है। रामगढ़ विधानसभा में यादवों ने वहां वोट दे दिया है। तो अब तेजस्वी यादव का जो कोर वोटर है वो भी सरकारी जाति वाली मानसिकता में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण की तरह से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब अपना घर तेजस्वी यादव का
सहेजा नहीं जा रहा हो, तो उस परिस्थिति में लाभार्थी चेतना वाले वोटर कितने उनके साथ जुड़ पाएंगे? 2500 रुपया पर, 1500 रुपया पर। देखिए, एक बात मैं आपके बात से सहमत हूँ। जैसे बेलागंज में नतीजे आए हैं, एमवाई बिल्कुल दरकता हुआ दिखा है, दरकता नहीं, टूटता हुआ दिखा है, बिखरता हुआ दिखा है। तो तेजस्वी यादव को यदि लड़ाई में बने रहना है, यदि सत्तासीन होना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने जो सामाजिक समीकरण उनको दुरुस्त करना होगा। यदि सामाजिक समीकरण दुरुस्त होंगे, रहेंगे, तभी इस प्रकार का लाभार्थी योजना जो आप लेके आना चाहते हैं, जनता के बीच में पेशकश करना चाहते हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपका सामाजिक आधार ही यदि आपके साथ यदि नहीं होगा, तो आप कुछ भी घोषणा कर दें, 10 लाख नौकरियों की घोषणा कर दें, 25,000 पेंशन की, 2500 पेंशन की घोषणा कर दें, या कोई भी घोषणा कर दें। जैसे आपको हम पापड़ खिला दें, भुजिया खिला दें, अब भात दाल सब्जी ही नहीं दें, तो पेट भरेगा? वही चीज है ना। तो ये समझने की जरूरत है। और नो डाउट, जो लालू यादव के रिजिम में जो समीकरण इनके साथ था, सामाजिक समीकरण इनके साथ था, वो समीकरण तेजस्वी यादव के साथ नहीं दिखता है, टूटता हुआ दिख रहा है। ऑन एवरेज आज भी एमवाई का समीकरण लालू यादव के पार्टी के साथ है, महागठबंधन के साथ है, लेकिन उसमें सेंध लगता हुआ दिख रहा है। तो उस जो जहां सेंध लग रहा है उसको आप रोकिए पहले। और तेजस्वी यादव के लिए भी मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? जनता के बीच में जाइए। सिर्फ चुनाव के समय, चुनाव से सिर्फ चुनाव से कुछ दिन पहले आप यात्रा पे निकलेंगे। ये कौन सा यात्रा हुआ जी? नहीं, आप ये मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि तेजस्वी यादव से पूछ दिया जाए कि इस ब्लॉक का आपका प्रखंड अध्यक्ष कौन है, नाम नहीं बता पाएंगे। जी, एक और चीज है ऋषि जी, एक और बिहार में नेता है, अब बिहार की राजनीति में वो रुचि ले रहे हैं, चिराग पासवान। रामविलास पासवान पहली बार 1969 में विधायक बने थे। उसके बाद कभी वो 72 में हार गए, फिर 77 से वो संसद की राजनीति करने लगे। कई बार जीते, कई बार हारे, बीच बीच में हारे भी 2-3 बार, लेकिन संसद की ही राजनीति की रामविलास पासवान ने। उनके बेटे की भी जो राजनीतिक पारी शुरू हुई 2014 में जमुई से, 19 में भी जमुई से, और 2024 में हाजीपुर से, यानी उनके पिता की कर्मभूमि से। वो संसद की राजनीति करते करते अचानक वो बिहार की राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं। और मुझे उनके करीबियों ने बताया कि दरअसल 2025 नीतीश कुमार यदि जीतते भी हैं तो आखिरी कार्यकाल होगा मुख्यमंत्री का। मैंने कहा हाँ, सहमत है इससे, क्योंकि तो आखिरी कार्यकाल होगा। तो इस आखिरी कार्यकाल को पूरा करते हैं या बीच में छोड़ते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में बिहार में लीडरशिप वैक्यूम है। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव लड़ने से तो राज्य की राजनीति में आ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लालू यादव भी तो संसद की राजनीति कर रहे थे। लालू यादव तो वीपी सिंह के समय में छपरा से जीत कर गए थे, 77 में भी, 89 में भी, 85 में विधायक हो गए थे लालू यादव, लेकिन 77 और 80 तो लोकसभा गए थे, 77 और 89, और 3 महीने बाद लोकसभा से वो मुख्यमंत्री बनने आए थे, याद कीजिए। वो विधायक नहीं थे लालू यादव। तो राज्य की राजनीति में एक्टिव होने के लिए विधायक होना जरूरी है या बिहार में समय देना जरूरी है? जैसे राजस्थान के लिए कहावत है, खासकर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, कि जो बनते हैं वो मुख्यमंत्री के सपना देखने लगते हैं। उसे चिराग पासवान भी कोई उनके जो सलाहकार हैं, अब सलाहकार कौन है, बनारस वाले हैं या इलाहाबाद वाले हैं, कहाँ वाले हैं, उन्होंने भी उनको ये कान फूंक दिया है कि आप भी थोड़ा इधर उधर होगा तो ऐसा कहीं सिचुएशन हो जाए, बन जाए, तो आप भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ऐसा क्या लगता है कि ऐसी की परिस्थिति बिहार में होने जा रही है, जिसमें चिराग पासवान की लॉटरी लग सकती है। एक स्थिति बन सकती है कि मान लीजिए महागठबंधन 100-110 के आसपास हो जाए, 180-90-100 के आसपास हो जाए, एक स्थिति पे बता रहा हूँ, और 20-25 के आसपास चिराग पासवान की टैली हो, और चिराग पासवान लालू यादव के साथ समझौता कर ले, तेजस्वी यादव के साथ समझौता कर ले। तेजस्वी यादव को भी लगेगा कि भाई ठीक है, चिराग सीएम हो जाएंगे, मैं डिप्टी सीएम हो जाऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा कांटा है बीजेपी जेडीयू, उसको आउट कर देंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति डेवलप हो सकती है। एक परिकल्पना है कि हाइपोथेटिकल बात है,
लेकिन बिहार की राजनीति में जो वर्तमान में जो समीकरण है उसमें मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की स्थिति कोई डेवलप होने जा रही है। और हर व्यक्ति को अपना ये अधिकार है ख्वाब देखने का कि हम प्रधानमंत्री बनते हैं। कल मैं भी अपने मेरे सपने में ये आया कि मैं ये पन्ना चैनल पे खबर चल रही है कि ऋषि मिश्रा होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। कभी मेरे सपने में भी आते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री होंगे अभिषेक कुमार। तो ये सब सपना आता रहता है। नहीं, मेरे सपने में नहीं आता। नहीं, आपके सपने में नहीं, मेरे सपने में आप आते हैं कि बिहार के आप मुख्यमंत्री होंगे। आपके सपने में क्यों आएंगे? आप तो पत्रकार आदमी। तो ये इस प्रकार का सपना देखने का सबका अधिकार है। चलिए जी, आप सपना देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, अब चूंकि चिराग पासवान की भी बिहार में एंट्री की मंशा है, तेजस्वी यादव आक्रामक तरीके से सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार जो कहा जाता है कि प्रतिद्वंदियों को उसके साथ भी खेल जाते हैं राजनीति, और अपने साथ वालों के साथ भी राजनीति खेल जाते हैं बहुत सफलतापूर्वक, नए जनरेशन के साथ। और नए जनरेशन में कोई जमीन से संघर्ष कराए हुए लोग नहीं है। नए जनरेशन में वैसे लोग भी नहीं है, राबड़ी देवी या नरेंद्र मोदी की तरह जो पंचायत का चुनाव नहीं लड़े, सीधे मुख्यमंत्री बन गए, वैसे लोग भी नहीं है। और जमीन से संघर्ष कर लालू यादव और नीतीश कुमार की तरह निकले हुए लोग भी नहीं है। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के सामने क्या नई पीढ़ी का तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, उधर सम्राट चौधरी आ गए हैं, भले ही पगड़ी अब छोड़ दिए हैं, हटा दिए हैं, इन सब के साथ क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बार फिर अपना करिश्मा दिखा पाएंगे? राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई कहा जा सकता है क्या? मधु कोरा किसी पार्टी से थे क्या? मधु कोरा ने कभी सपना देखा था कि मुख्यमंत्री बन पाएंगे झारखंड का? देवगौड़ा ने कभी सपना देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इंद्र कुमार गुजराल। तो ये राजनीति है। राजनीति में कब क्या कैसा इक्वेशन बन जाए, इसलिए मैंने कहा है कि कोई ऐसा परिस्थिति हो सकता है जिसमें तेजस्वी यादव को ये लगेगा कि भाई बीजेपी जेडीयू को यदि बिहार की राजनीति से खत्म करना है तो क्यों ना चिराग को हम पेशकश कर दें। तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है। इसलिए राजनीति में आदमी हर वो संभावनाओं को टटोलना चाहता है जिससे उसको फायदा हो, और सपना देखना सबका अधिकार है। मैंने शुरू में ही कहा, सपना मेरे सपने में तो भी आता है कि अभिषेक कुमार होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। अरे टीवी ये पर सब खबर मत चल रही बोलिए, है, हम तो कहीं सपना देखने मुख्यमंत्री का के रेस अधिकार में नहीं है, सबको है। हम पत्रकार हैं, रहने दीजिए। सपने अरे आपको भाई आते सपना हैं। हम देख रहे हैं, आप कहाँ दोषी हो गए? सपना हम ऋषि देख जी, रहे हैं। ऋषि जी, सपना देखने पर भी प्रतिबंध लगा दीजिएगा। नहीं, सपना देखने पर प्रतिबंध नहीं है ऋषि जी। सपना तो प्रेमचंद मिश्रा भी देख रहे हैं। उनका एक वीडियो मेरे पास आया है, किसी ने भेजा है मुझे। कल उन्होंने डिमांड कर दी, कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है प्रेमचंद मिश्रा, कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर हमारी पार्टी की इच्छा है कि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की इच्छा है कि 2 डिप्टी सीएम हो, एक अल्पसंख्यक और दूसरा सवर्ण। ये कौन सी राजनीति है? देखिए प्रेमचंद मिश्रा जो डिजर्व जरूर करते हैं, और उन्होंने अपने जीवन का जितना महत्वपूर्ण समय पार्टी को दिया है, पार्टी के लिए संघर्ष किया है, तो प्रेमचंद मिश्रा जैसे कार्यकर्ता और नेता, प्रदेश अध्यक्ष क्या, उसे 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 भी अधिक बड़े पद के लिए वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। और बिल्कुल देखिए हर पार्टी का अपना एक सामाजिक समीकरण होता है कि एक तरफ अगरों को भी खुश करना है, दूसरी तरफ अकलियतों को खुश करना है। तो ये अच्छा समीकरण होगा। मान लीजिए और तेजस्वी यादव सीएम बन जाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, यानी सवर्ण दलित तेजस्वी मुसलमान यादव समीकरण सीएम हो बना जाते देंगे। हैं, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, तेजस्वी यादव सीएम हो जाते हैं और एक अगली जाति से कोई डिप्टी सीएम हो जाता है, एक अकलियत से डिप्टी सीएम हो जाता है, सोने पे सुहागा होगा, बहुत बड़ा समीकरण होगा। तो ये हर पार्टी अपने हिसाब से डिमांड करती है। प्रेमचंद मिश्रा ने, और प्रेमचंद मिश्रा से पहले मुझे लगता है कि बिहार के सब प्रभारी है शाहनवाज आलम, उत्तर प्रदेश से कहीं से बिलोंग करते हैं, सब प्रभारी है। सब प्रभारी तो मोहन प्रकाश जी है, पता नहीं कहाँ है, तौर से ढूंढने पर भी मोहन प्रकाश जी बिहार में नहीं मिलते हैं, वो अलग बात है। ये सब प्रभारी बेचारे कमाल संभाल रखे हैं, बार बार बयान देके माहौल गरमाए रहते हैं। तो शाहनवाज आलम ने भी तो मतलब उन्होंने इस प्रकार की मांगे की है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि सह प्रभारी हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा गंभीर नेता, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, जरूर कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन मिला होगा, तभी कहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि पार्टी का बागडोर किसी को देना है तो प्रेमचंद मिश्रा को दीजिए।
बहुत ही एक्टिव और बहुत मेहनती आदमी है। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। चलिए अब देखते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जिस त्याग की बात कर रहे हैं, क्या जनता उस त्याग को, रेवड़ी रूपी त्याग को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मत भूलिए कि तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, चिराग मॉडल हो या प्रशांत किशोर हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक नीतीश कुमार से आगे अपना मुख्यमंत्री बनाने की जो खुली या दबी हुई चाहत हो, इन सब के ऊपर अब आप कहें कि एक रोड ब्लॉक के रूप में या जिस रूप में देखें नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। सवाल यह है, भावी मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं, लेकिन पहले वर्तमान से तो निजात पाए तभी तो भावी भावी का रास्ता खुलेगा। वर्तमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वर्तमान 20 साल से भूत भी है, यानी भूतकाल में भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान के बाद भविष्य भी वही बनना चाहते हैं। तो इन सब के बीच तेजस्वी यादव की भूमिका, चिराग पासवान की भूमिका, लाभार्थी चेतना के जनसंचार की भूमिका, प्रशांत किशोर की पलायन रोकने के नैरेटिव की भूमिका, और इन सबसे आगे जाकर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव के समय की भूमिका, किस समय नीतीश कुमार चुनाव कराने के लिए उपयुक्त समझते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करेगा। अब देखते जाइए होता क्या है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।